दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में अभी देखा हमने कि हमने उसमें लिखा था G7 की कहानी राष्ट्रीय कल्चर की जुबानी। तो वो एक पार्ट वन था। आज हम उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू में हम अमेरिका के बारे में जानेंगे कि अमेरिका जो आज सारे देशों को जहां भी जाके कब्जा करता कहता है कि हमारा है। हम आपको वो बताएंगे चीजें कि अमेरिका खुद भी कहीं का नहीं है। वो कैसे, वो जिस बंदरगाह पे बैठ के आके सबसे पहले बैठा था, वो बंदरगाह भी अनजान था जिस पे आकर बैठे थे। अब मैं आपको इसका विस्तृत जानकारी देना चालू करता हूं कि अमेरिका को कभी किसी ने खोजा नहीं है। अमेरिका को कभी किसी ने खोजने की कोशिश नहीं करी है साहब। इंडिया को खोजने की कोशिश यूरोपियन कंट्री ने बहुत पहले से की है। यानी 1492 में 3 अगस्त के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो निकला था इटली से। और इसलिए निकला था क्योंकि उसके पहले हमारा जो देश था, इसके मसाले और चीन का सिल्क, ये तुर्की के रोड से तुक्तुनिया टाइप की एक जगह थी, वहां से इस्तंबुल के पास में, अभी जो जिसको इस्तांबुल कहते हैं, वहां तिक्तुनिया नाम के एक बंदरगाह था। उससे यूरोपियन कंट्री को हमारा देश का मसाला और चीन का सिल्क सप्लाई होता था। और वो इतना पॉपुलर था, उससे हम लोगों को वहां से सोने के सिक्के वो लोग में पेमेंट करते थे। और वो लगातार सैकड़ों साल वो चला है, वो पुराना इतिहास उसका जो बताते हैं कि मसाले और सिल्क का, जिसके कारण हमारे देश में जो सोने की चिड़िया कहा गया, तो इस सोना इस ढंग से वहां से भी आया है। जो हमारे पैदा हुआ, जो जमीन से निकला, होता लगी है, लेकिन हमने कमाया भी है। और फिर बीच में क्या है कि उसमें समुद्री डाकू और दूसरे प्रकार के जो डिस्टर्बेंस आए समुद्र उसमें मार्ग से व्यापार के लिए, तो व्यापारी छिटक गए और व्यापार जो है फिर बंद हो गया। फिर उसका फिर मुगल राज आ गया, अंग्रेज बहुत से राज आ गए, जिसके कारण कि फिर आगे फिर वो बात बढ़ी ही नहीं। खैर, तो वहां से इसकी जो खोज निकली जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला कि मैं इंडिया को खोज के लाता हूँ। कहाँ है इंडिया? क्योंकि हम 7 समुद्र पार हैं, तो उसके उस समय इतना नहीं आइडिया था। उसने सोचा कि अरकांटिक जो समुद्र है, जैसे ही वो खत्म होगा वहां से फिर इंडिया लग जाएगा। इसी मान से वो 7 नाव लेके निकला वहां से अपने सब साथियों के साथ में, कोलंबस। और जो पहला उसको जो बंदरगाह मिला, जो जगह मिली, जमीन, उसने माना कि यही भारत है। जबकि वो टापू था, और टापू में जो जो लोग रहते थे, जिसको उसने भारतीय माना था, वो रेड इंडियन बाद में कहलाए। और वही जो टापू था, वो तो खैर वो उस समय वो खोज के वो कोलंबस आगे बढ़ गया कि ये चलो ये भारत नहीं, तो मैं आगे जाता हूँ। और वो कई उसके बाद कई नाविक लोग खोजने निकले। लेकिन ये जैसे ये टापू का पता लगा, तो इसके बाद क्या है कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जाके बसना शुरू कर दिया। और वहां के जो आदिवासी थे उनको मार 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 काट के भगा दिया गया। वही बंदरगाह आज आज जो है अमेरिका कहलाता है। यानी अमेरिका जो सबको धमकी देता है कि हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, हमारा है, इसका कुछ भी नहीं था। तो ये जो तीन जो देश आए, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन और यूके, ये जब वहां पर आके बसना शुरू हुए, इसी में से जो लोग निकले वही अमेरिकन थे। यानी एक्चुअल अमेरिकन अलग से कुछ नहीं, सब ब्रिटिश है वो। क्यों क्यों निकले? क्योंकि जो ये लोग थे, फ्रांस और ब्रिटेन, ये लोग थे बहुत लखपति और शाही लोग। और ये हर चीज में इनको लड़ना भिड़ना और यानी अपने सत्ता के मनमद होके जो काम आज अमेरिका कर रहा है, वो पहले ही फ्रांस और ब्रिटेन करते रहे। तो ये इससे ये जो है ये 13 कॉलोनी वहां बन गई, जिसमें 13 कॉलोनी में ये ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रांसीस लोग जो है आके बसे यहां पर। फिर बाद में कालांतर में जब इनके झगड़े बढ़ गए, तो इससे जो है उकता कर इसमें से जो ब्रिटिशर्स निकले, उन्होंने क्या है अपनी एक कॉलोनी, अलग कॉलोनी बनाई, जो कि बाद में कालांतर में यूएसए के नाम से बाद में आई। पहले तो अमेरिका थी, फिर बाद में वो यूके में, यूएसए में परिवर्तित हुई। अब वो जो उसका जो परिवर्तन की जो वो है कहानी, मेन इंटरेस्टिंग कहानी यही है कि वो परिवर्तित कैसे हुई। तो इसमें जो लोग वहां से निकले, ये सब संजीदा लोग थे। यानी यानी ये लग्जरी लोग नहीं थे, ये लोग थे मेहनती लोग।
और थोड़े से तेज लोग, तेजस जिसको कहना चाहिए, इसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास दिमाग में रहे और जिसमें चाणक्य नीति भी रहे, कूटनीति भी रहे, इस टाइप के जो लोग थे वो वहाँ से अलग हुए और उन्होंने जो है अपना एक कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाकर उन लोगों ने अपना व्यापार, अपना सब कुछ शुरू किया और वहाँ पर जो है ये जो फ्रांसिस और जो अमेरिका थे, फ्रांसिस और ये जो थे स्पेनिश थे और ब्रिटेनिश जो ये ब्रिटेन था, इनको सबको उन्होंने देखा कि अब इनका जो है धीरे धीरे सत्ता का हास होना शुरू हो गया और इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना अमेरिकन ने शुरू किया। और बढ़ते बढ़ते स्थिति आई कि ये लोग लड़ते लड़ते यहाँ तक स्थिति आ गई कि प्रथम विश्व युद्ध का समय आ गया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकन बहुत चालाक थे, वो तटस्थ होकर बैठ गए और वहां पे उन्होंने हथियारों का बनाना शुरू किया। यानी अमेरिका ने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, ये ख्याल रखना आप। लड़वाया सबको है लेकिन लड़ा कभी नहीं, और बस लोगों को धमकाया जाता है। और उसको ये समझ में आ गया कि हमको अगर यहाँ सरवाइव करना है इन लोगों में तो हमको लड़ाकू का प्रदर्शन करके रहना पड़ेगा, हथियार रख के रह कर रहना पड़ेगा। तो वो अपने तटस्थ होकर उसने जब देखा कि एक आपस में काफी लड़ रहे हैं तो उनको हथियार सप्लाई करना उसने शुरू किया। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें जब जर्मन और इन सब लोगों का जब बहुत बुरा पतन हुआ तो उसके बाद ये उभरा। उन सबको सब जो है इस समय तक जो है ये सब बिल्कुल वो हो चुके थे। यानी समझ लीजिए कि ये बिगड़े हुए रईस, जिनके पास पैसा धेला नहीं था लेकिन रईसी वही थी जैसे पुरानी जो रईसी होती वो थी। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इस प्रकार से जो 22 उस समय जो छोटे छोटे देश बने, उनको अमेरिका ने कहा कि हम आपको जो है हम आपको सप्लाई करेंगे, सब चीज़ें देंगे आपको, लेकिन आपको हमारा जो पेमेंट है वो हमारे डॉलर में करना पड़ेगा। ऐसे उन्हें अपने सबसे पहले डॉलर को इंट्रोड्यूस किया और फ्रांस से जो है लुसियाना खरीदा जो कि बहुत बड़ा एरिया था। और उसके बाद कालांतर में जो है इसने जो है रशिया से अलास्का खरीदा। तो उसका इस प्रकार से उसका साम्राज्य जो है बहुत बड़ा हो गया, विस्तार हो गया, होता गया। और इसी बीच में उसने क्या किया कि इनके झगड़े में वो तटस्थ बनकर उसने अपना जो है ये समझ में आ गया कि उसको इनका व्यापार इन झगड़ों के कारण बहुत अच्छा चलना है। तो उसने सबसे पहले हथियारों को बनाना शुरू किया और हथियारों की सप्लाई सबसे पहले इन्हीं देशों को चालू कर दी कि आप ठीक है, आपको लड़ाई में लगता है और आप ये हथियार हमसे लीजिए, हम आपको दोनों पार्टियों को हथियार दिए उन्होंने। जो जो लड़ते थे दोनों पार्टी को हथियार देना सब शुरू किया। और इस प्रकार से इनकी जो R&D उसमें हथियारों में एक्सपर्टाइजेशन बढ़ता चला गया। और इधर जो है उनके पास सोना इकट्ठा होना चालू हो गया। उस सोना इकट्ठा होने से के बाद जो है इन्होंने क्या किया कि पहला विश्व युद्ध सबसे पहले तो ये इन्होंने क्या किया कि ये ब्रिटेन से इन्होंने जैसे ही अलग हुए अपने 1776 में ही अलग हुए ब्रिटेन से। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपना जो पहला जो राष्ट्रपति बनाया वो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया था। तो उनके निर्देशन में जो है इन लोगों ने सबसे पहले जो है अपना जो है R&D और आर्थिक जो रास्ते जो है वो बढ़ाने चालू किए। और बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने क्या किया कि इनकी लड़ाई का फायदा लेते लेते इन्होंने सप्लाई बहुत बढ़ाती चली गई। अपने देश की सप्लाई, अपनी वेपन्स की सप्लाई जो है उन्होंने और देशों में बढ़ाना चालू कर दिया। और ये जो है इस समय तक उनको एशिया पता लग चुका था और रशिया, सारे कंट्री पता लग चुके थे। तो इस प्रकार से इनकी सप्लाई लगातार बढ़ती चली गई। और सब तरफ से उस समय सोना आता था, सोने ही लिया उन्होंने, सोने ही आता था उस समय। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध में जब हिटलर ने जब अपना जब आतंक किया और हिटलर जब समाप्त हुआ और उसने जब यहूदियों को जिस ढंग से उसने जो डिस्ट्रॉय किया था तो उससे यहूदी जो है भाग भाग कर जो है अमेरिका आने लगे। और उसी में जो है उसमें के जो यहूदी थे, आर्किमिडीज जैसे जितने भी थे और अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो सब यहाँ पर आकर अमेरिका में शरण लेने लगे।
तो इस प्रकार से उनकी रिसर्च सेंटर भी उन्होंने बढ़ा लिए अपने। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इन्होंने बिल्कुल साइलेंट मोड कर लिए कि भाई बस हथियार सप्लाई करो, अपना व्यापार यही, और अपना साम्राज्य बढ़ाते रहो, जहां जहां जो टापू मिलते गए उनको कब्जा करते गए। और जो उनके आसपास के थे उनको बोला कि या तो हमें मिल जाओ, नहीं तो हम आपको हम खुद ले लेंगे। तो इस प्रकार से धमका कर, यानी साम दाम दंड भेद से इन्होंने अपना रास्ता बनाया और आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ 1944 में, इसके बाद इन्होंने अपना आर्थिक जो है झंडा गाड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने सबको सप्लाई कर दी और ये देखा कि इसमें ये सब बर्बाद हो चुके हैं। और इस बीच उन्होंने क्या है, मेक्सिको पे इन्होंने भी हमला किया, मेक्सिको पे हमला किया, और वहां से उन्होंने जो है कैलिफोर्निया और टेक्सास को अपना मिला लिया, अपने पास मिला लिया। तो उस समय इन लोगों ने क्या किया कि विश्व के सामने जब इन्होंने हिरोशिमा पे, जब इस बीच उन्होंने परमाणु बना लिया अमेरिका ने, और द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पे इन्होंने उसको डाल भी दिया था, और फिर उसको अपना जो है जापान को मिला लिया अपने पास। और इन्होंने इस बीच में क्या था, उसको अपना और भी कंट्री कुछ खरीदे, कुछ बेचे, कुछ मतलब उनको दबिश में लेकर अपना साम्राज्य ढंग से बढ़ा तो लिया। अब इसका जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसका एकदम आर्थिक तंगी जो आई, तब तक इनके पास सोना काफी आ चुका था। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, सब लोगों ने इनकी तरफ देखा कि भाई आप बड़े व्यापारी हो, आप हमको हमारे लिए कुछ करो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सबकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपको सारा काम जो है आपको डॉलर में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने डॉलर को इंट्रोड्यूस किया पहली बार वहां पर। और डॉलर को इंट्रोड्यूस करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक समझौता किया, सब कंट्री को बैठा के समझौता किया एक, जिसको कि अपन बोलते हैं बेटन वुड्स समझौता। तो बेटन वुड्स समझौता में ये आया, डिसाइड हुआ कि भाई देखिए, मेरे पास सबका सोना मेरे पास रखा हुआ है, सारे कंट्रीज का सोना मेरे पास है, तो इसलिए मैं अपना इसका जो डॉलर को इसके सामने जो है, अपनी जो करेंसी जो है, इसको मैं ऊपर सबसे ऊपर रखता हूं। अब आपका जितना सोना है उसके हिसाब से आपका डॉलर रेट तय होगा, आपके करेंसी का रेट तय होगा। जैसा अपना अभी 92 रुपये चल रहा है, तो जिसका जितना सोना है उनके पास जमा है उनके बैंक में, उतना उन्होंने उसको उसके हिसाब से उसका उनके करेंसी का रेट तय कर दिया कि आप अगर अपनी रियाल दे रहे हैं तो रियाल का ये डॉलर में इसका कन्वर्शन इतने डॉलर पे होगा, या एक डॉलर में इतने रियाल आपके लगेंगे। जैसे आज अपने को एक डॉलर में 92 रुपये लग रहे हैं, तो ये उन्होंने ये बेटन वुड्स समझौते से ये तय कर लिया। और ये डिसाइड किया कि भाई देखिए, मेरे पास दो बैंक है, बेटन वुड्स में दो उन्होंने बैंक बनाई, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका मतलब अगर डिस्ट्रॉय जो हुआ है उसको सुधारने के लिए, जो क्षेत्र खराब होगा उसको सुधारने के लिए, और IMF आपको जो है अगर डॉलर आपके पास नहीं है तो डॉलर का व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी, कि आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना सोना रखिए, जो भी रखिए आप जिससे भी आपको चाहो, लेकिन आपको जो है हर काम जो है डॉलर में ही करना पड़ेगा। ये उन्होंने इस ढंग से इसने विश्व में अपने आप को स्थापित किया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और जब ये डिसाइड हो गया तब इन्होंने जो है उसके बाद ये G7 को इंट्रोड्यूस किया कि भाई ठीक है, अब पूरे विश्व में शांति के लिए हम जो है G7 इंट्रोड्यूस करते हैं। और G7 में पहले G6 था वो, बाद में उसमें कनाडा जुड़ा था, G7 हो गया। तो इसमें मैंने जो पिछले बार भी आपको बताया था कि इसमें मेन रूप से फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका, इसके अलावा जो है अपने क्या कहते हैं इजराइल, और ऐसे एक दो गुंडे भी नहीं रखे, जैसे पाकिस्तान जैसे गुंडे भी रख लिए साथ में। ऐसे कुछ जोड़ के इन लोगों ने, ऐसे मतलब यूके सबको जोड़ के इन्होंने G7 एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जो ये व्यवस्था करेगा कि कहीं पे भी कोई क्राइसिस हो तो उसमें सुरक्षा सेना भेजी जा सके, जो कि बाद में बड़ा हो गया। उसका बड़ा रूप जो है नाटो के रूप में, फिर उसमें बहुत से देश जुड़ के नाटो के रूप में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, ये G7 के पास ही इन्होंने रखा अपना। तो इस ढंग से इन्होंने जो है सबको अपने आर्थिक पास में बांधना शुरू किया, और हमने कहा हर कंट्री जो भी चाहेगा उसको हम वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा,
और IMF से उसकी जो व्यवस्था बाकी दूसरी व्यवस्था है उससे की जाएगी। तो आज भी अभी भी अपन ने देखा कि IMF से उसको लोन दिलाया ने पाकिस्तान को, जबकि उसका कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ था, तब भी दिलाया, क्योंकि गुंडे को पालना है उनको। तो अमेरिका ने ये ढंग से जो यहीं से उसका जो है एक्सपोजर चालू हो गया, जब ट्रम्प जैसे आदमी ने जब पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाया, जो कि अपने आतंकवाद फैला रहा था, इससे इनका अमेरिका का टोटल जो है कली पूरी खुल गई कि इनको ना आतंकवाद से कोई परहेज है, ना इनको किसी भी जो बढ़िया जो जो नेचुरल जो थीम्स है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जिस थीम से उनको फायदा होगा उसको ये करने के लिए वो हमेशा तत्पर है। इसलिए उन्होंने पहले तो ये डॉलर सेट किया। अब डॉलर का स्थिति ये हो गई कि भाई अगर आपको डॉलर डॉलर आपको चाहिए है, डॉलर से आपको किसी देश से कुछ बुलाना है, तो आप पहले डॉलर से जो है हर बैंक में अमेरिका ने कहा कि हर देश उनका एक बैंक खोलेगा। तो शुरू में 22 देशों ने बैंक खोली, आज 200 देशों की बैंक जो है उनके खुली हुई है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने जो है यानी हर आदमी पहले अगर आपको डॉलर चाहिए तो अपना पैसा भेजिए वहां पर, वो आपको डॉलर्स देंगे, डॉलर से आप जिसका पेमेंट करना है दूसरे देश का पेमेंट करिए, और वो डॉलर फिर वापस भेजेगा उसी बैंक में, अमेरिकन बैंक में, जहां से उसकी जो करेंसी में उसको पेमेंट हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो है यानी सीधा जो आपसे हमारा संपर्क है वो नहीं होगा। आपको जो है रियाल लगता है, हमको जो है रुपए लगता है, हम दोनों को व्यापार एक दूसरे में करना है, लेकिन दोनों को पहले डॉलर पे जाना पड़ेगा, डॉलर से पेमेंट होगा, फिर वो डॉलर आपको मिलेंगे, आपको डॉलर फिर वापस भेजेंगे आप उसके पास। तो इस प्रकार से उसको तीन चार बार उसका मनी एक्सचेंज जो है सर्विसेज का फायदा मिलना शुरू हो गया अमेरिका को। इससे उसकी तरक्की और बढ़ गई। इस बीच उसकी R&D बढ़ी, R&D बढ़ने के साथ जो है उसमें वहां पे उसके जो है आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, आर्किमिडीज जैसे साइंटिस्ट वहां पे अपना वर्क कर करके उन्होंने और भी ज्यादा इनको सक्षम और समृद्ध बनाया। और इस बीच अमेरिका को भी समझ में आ गया कि हम सिर्फ जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन हथियार में हो सकता है, इसलिए उसने सबसे पहले अपने आप को डिफेंस मजबूती में बहुत आगे किया। और उसके जो है आज की स्थिति में 33 लाख से ज्यादा जो है उसके जो सैनिक जो है वो 280 कंट्री के जो है 80 कंट्री के 200 जो सैनिक बेस हैं, सैनिक अड्डे हैं, उन देशों में भी जाके वो लोग काम कर रहे हैं। और टोटल उसकी जो संख्या जो है सैनिकों की अगर डिफेंस में देखा जाए तो वो यानी मोर देन समझ लो 80 लाख के लगभग टोटल इसकी सैनिक की संख्या है इसके पास। और इसका जो 30 ट्रिलियंस की जो इसकी जो GDP है, इसका एक बहुत बड़ा भाग केवल डिफेंस और इसी एमिनिशंस में जा रहा है, और उसी से वो कमाई भी कर रहा है। तो ये इसका जो है इसका एक भाग यही है कि इसने जो अपने आप को जो स्थापित किया अमेरिका ने, वो ऐसे व्यापारी, ऐसे दिमाग का तेज और सरस्वती का वास और अपने क्या कहते हैं थोड़ा सा जो चाणक्यपन, काइयापन, ऐसा करके इसने जो है पूरे इसमें देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन ट्रंप के आने के पहले तक कम से कम जो है इसने मानव मूल्यों को भी स्थापित किया, जिसके कारण कि दूसरे देश इसके प्रति आकर्षित हुए, जैसे इंडिया भी आकर्षित हुआ था कि नहीं भाई भारत जो है अपने अमेरिका मतलब ठीक देश है जिसमें कि कम से कम जो है मानवीय मूल्यों का जो मूल्य कुछ कर रहा है। ये पहले आतंकवाद के खिलाफ भी इसने बहुत कोशिश करी, बात करी, लेकिन जड़ में वही अब देखा जाए जब खोजा गया तो वही समझ में आया कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को तैयार किया, अमेरिका ने ही ईरान को तैयार किया, अमेरिका ने ही इराक को तैयार किया, लेकिन सबको उसने जो है आतंकवाद के लिए तैयार किया। आतंकवाद से जो है उसने जो छोटे कंट्री को डराया, और वही आतंकवादी जब उसके यहाँ घुस गए तब उसने उसका विरोध किया और फिर वो अपना आतंकवाद के खिलाफ पूरा मुहिम चालू कर दिया। लेकिन जड़ में वही अमेरिका है जिसने सब पनपाया, और आज उसी को वो चीजें भुगतने को मजबूर होना पड़ा। उसके यहाँ जो हमला हुआ, जो 3 प्लेन घुसे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है ये। तो इसी प्रकार से मतलब ये इस अमेरिका का सिद्धांत कभी भी अपने सबसे ऊपर टॉप में अमेरिका रहना चाहिए, इसको छोड़कर कोई मानवीय मूल्य इसके पास नहीं है। जो भी मानवीय मूल्य का ये बात करते हैं वो सब दिखावा है, जिससे उनको देश को फायदा होगा वो उस चीज को वो फॉलो करते हैं। जैसे अभी उसके नजरों में, अमेरिकन प्रशासन के नजरों में ऑयल ऐसा क्षेत्र है जिसका कि
सबसे ज़्यादा व्यापार में फ़ायदा मिलना है। इसलिए वेनेजुएला पे हमला, इसीलिए इराक पे हमला, इसीलिए ईरान पे हमला, और इसीलिए हर वो देश जो तेल की सप्लाई करता है, उसको उसको ने उसकी नज़र में वो सबसे बड़ा मतलब दुश्मन उसका है। इसलिए रशिया भी उसका एक नंबर दुश्मन है। और वो जो देश जो उसके से एग्री हो जाएँगे, बस उन्हीं के समझ लो कि संरक्षण उसके पास है, बाकी किसी का संरक्षण उसके पास नहीं है। तो इस ढंग से ये जो अमेरिका ने जो किया है, यानी पहले इसने जो है अपना स्थापित किया, डॉलर को स्थापित किया, वुड वुड ब्रेटन वुड समझौते के माध्यम से। फिर उसके बाद जो है इसने फिर इसके बाद पेट्रो डॉलर वाला जो कंसेप्ट किया, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, पेट्रो डॉलर, यानी अरब कंट्री को पहले डराया, उनको लड़वाया, इजराइल से उसमें हमले करवाए, और फिर वहाँ पे खुद ही वहाँ का नेता बन के पहुँच गया कि देखो इजराइल से मैं बचाऊंगा आपको, बस शर्त यह है कि आपको जितना भी तेल बेचना है वो आपको डॉलर में ही बेचना पड़ेगा। और जिसको कि उन्होंने कहा कि भाई अगर एग्रीमेंट करते हो तो बोलो आप, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेंगे एग्रीमेंट, तो इससे कम से कम इजराइल से उनकी सुरक्षा हो जाएगी, तो व्यापार करेंगे। व्यापार के सब मार्ग बंद कर दिए थे इजराइल ने। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, तो पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस किया, यानी जितना भी उसका डीजल, जितना भी ऑयल बिकेगा वो डॉलर में ही उसका पेमेंट होगा, और डॉलर का जो एक्सचेंज इनको मिलना ही मिलना है। तो इस ढंग से इन्होंने पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस करके आज जो है हर कंट्री वर्ल्ड का अगर उसको तेल खरीदना है तो डॉलर में खरीदना है, और पेमेंट करना है तो डॉलर में पेमेंट लेना है, और पेमेंट दूसरे को भी करना है तो पेमेंट डॉलर में करना है। ये कंसेप्ट उन्होंने स्थापित किया। इसके कारण जो है अमेरिका जो है सब पे हावी होता चला गया। लेकिन हर चीज का एक घड़ा कभी ना कभी भरता है, और भरना शुरू हो गया है। जैसे भस्मासुर ने किया था वैसे इनने भी किया है। इन्होंने वो जो अपने देश थे, नाटो के जो देश थे, जिसमें जिसके आधार पे इन्होंने पाकिस्तान में घुस के जो है आतंकवादियों को मारा था कि सब बहुराष्ट्रीय सेना जाएगी मार के लाएगी, और वो किया था, उसी के देश में से स्थित सबसे पहले ग्रीनलैंड पे इन्होंने अपना अड्डा डाल दिया कि ये हमारा हो गया। अब अगला नंबर कनाडा का था, तीसरा नंबर ईरान का चल ही रहा है। इराक को पहले बर्बाद कर ही चुके हैं ये। तो इस ढंग से, और अभी गाजा पे अपना हवाई अड्डा डाल ही दिया है। यानी जो इनका ही गुंडा था वो थोड़ा सा नाराज भी हो गया, इसराइल इनसे थोड़ा नाराज भी है इस मामले को लेकर। तो इस प्रकार से ये हर जगह इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए इसने अमेरिका ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और अब जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो नाटो में थे, जब ग्रीनलैंड की बात आई तब वो लोग की अलर्ट हुए कि यार ये अमेरिका को जिसको हमने आगे बढ़ाया, हमने इससे बिजनेस करके आगे बढ़ाया, आज वही हमको खाने के चक्कर में है। तब वो थोड़े अलर्ट हुए हैं, और तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी है। उनकी अकेले की किसी की ताकत अमेरिका के सामना करने की नहीं बची है। इसलिए कनाडा ने सबसे पहले जाके चाइना से अपना समझौता किया, क्योंकि अगर अमेरिका को कोई अब रोक सकता है तो दो ही कंट्री हैं, चाइना और रशिया। और चाइना ज़्यादा एग्रेसिव है रशिया ऐसा है, रशिया उतना एग्रेसिव नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा फाइट में डायरेक्ट आता भी नहीं। वेनेजुएला से इतनी दोस्ती होने के बाद भी वो नहीं आया सामने। तो इस प्रकार से जो चाइना है उससे कनाडा से पहले उन्होंने पैक कर लिया, और उनकी जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको पहले अलाउड कर दिया कि भाई आप हमारे यहाँ बनाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा टेक्साला की जो एलएम स्मिथ की जो गाड़ियाँ आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी तुलना में चाइनीज गाड़ी बहुत सस्ती मिलेगी और चार्जेबल अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से कनाडा ने अपना एक रास्ता निकाला कि कल को मौका पड़ेगा तो कम से कम चाइना अपने व्यापार के हित में ही कम से कम सामने खड़ा होकर तो बात करेगा। तो ये अमेरिका की कहानी है, जिसने कि किस ढंग से अपने आप को स्थापित किया इस समय वर्ल्ड में। और अब जो ये गाजा पे जो शांति की जो एक बात कर रहे हैं, और एक शांति की समिति बनाना चाहते हैं जिसमें उन्हें 50 देशों को इन्वाइट किया। इसमें भी एक विशेषज्ञों का मानना है कि ये नाटो का अल्टरनेट है। नाटो ये समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि नाटो से उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, और जो कंट्री नाटो में है वो सब उनके खिलाफ हो ही गए हैं। तो अब इससे सबको इन्वाइट किया कि आप इसमें शांति में इसमें आइए। इंडिया को भी आया है उसका इन्विटेशन, लेकिन इंडिया अभी तक तटस्थ से उसने कोई इसका जवाब नहीं दिया है। तो
फिर से ने नाटो जैसी दूसरा कोई कम्युनिकेशन बनाने के इस चक्कर में भी ट्रंप महाराज हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन कुल मिला के बहुत विवाद में ये घिर चुके हैं और यही तीसरे विश्व युद्ध की समझ लो पटकथा भी ये लिखी जा रही है कि कभी भी ये अगर युद्ध छिड़ गया तो पक्का है कि इसमें अब सारे कंट्री को कूदना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहेगा, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, सब को कूदना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो अब जो फाइट होगी ट्रायंगल फाइट हो सकती है, अमेरिका, चीन और रशिया, और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको अपने आप इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अमेरिका ने अपनी कूटनीति से हमेशा राज किया है। और लेकिन जैसे रशिया टूट गया था एक ज़माने में 15 क्षेत्रों में, ऐसे ही अमेरिका भी टूट सकता है। ये कोई ऐसा कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय बताया गया क्या है क्या नहीं होता है। लेकिन कुल मिला के अब लोगों ने अमेरिका की दास्ता अस्वीकार कर दी है और ब्रिक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें आप 11 कंट्री अभी हैं और सारे यूरोपियन कंट्री जोड़ने के लिए ललायत हैं। और जितना ब्रिक्स मजबूत होगा उतना डी-डॉलरेशन पक्का है, क्योंकि इसका पहला कंसेप्ट चाइना, रशिया, भारत ने और ब्राज़ील ने यही लिया है कि हम डॉलर में कोई पेमेंट नहीं करेंगे, ना पेट्रो डॉलर, ना कोई भी डॉलर में कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। हम वही पुराने मेथड से ही पेमेंट करेंगे। और इसीलिए जो है चाइना लगातार खूब सोना खरीद रहा है और अमेरिका का सोने का भंडार है ऑलरेडी, इसीलिए रेट लगातार सोने के बढ़ते जा रहे हैं। चांदी का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है दूसरी सब चीज़ों में, वैज्ञानिक चीज़ों में, इसलिए जो है बैटरी से लेकर सब चीज़ों में, इसलिए चांदी का रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब अंत पंत जाके कहाँ टिकेगा ये आने वाले समय बताएगा। मैंने आपके लिए कंसेप्ट अमेरिका का पूरा आपको खींच के रख दिया है कि अमेरिका को किसी ने नहीं खोजा। अमेरिका तो भारत के चक्कर में इंट्रोड्यूस एक बंदरगाह और उस पर कब्जा करके बोलता कि हमारा है, और अब जो उसके सामने आ रहा है उसको बोलता है हमारा क्षेत्र है, तुम हमारे हो। तो ये सब कोई पूछ सकता है अमेरिका से कि भैया तुमको भी तो ऐसी किसी ने शरण दी थी, अब तुम दूसरों को शरण नहीं देते तो उसको ये तो मत भगाओ कि हमारा क्षेत्र है। तो ये समय ऐसी विडंबनाएं चल रही है देश में, विश्व में। तो ये कंसेप्ट अभी यही समाप्त करके अपने तीसरे चरण में एक बार और फिर उसको अमेरिका को G7 के माध्यम से लाऊंगा। और मैं जैसा हमेशा आपसे कहता हूँ कि इतना बढ़िया मैं आपके लिए मेहनत करके सब चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपके जो है रिस्पांस जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं मिल रहा मुझे। मैंने 2-3 बार अपील की लेकिन किसी ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि एक आधा मिनट का समय लगता है। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दीजिए, इस लिंक को शेयर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए, जिससे कि सबका ज्ञान बढ़े। वो समझो सही कि विश्व में क्या हो रहा है। अपने घर में कुएं के मेंढक बनने से देश नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती है। आपको दुनिया को समझना पड़ेगा। अभी बहुत से लोगों को तो ये नहीं मालूम कि अमेरिका कितनी दूर है यहाँ पर। तो थोड़ा अपने बाहर से निकलिए, अपने कुएं से बाहर निकलिए, और सीखने के लिए मैं आपके सामने इंसाइक्लोपीडिया बन के बैठा हूँ। तो मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम उसमें कुछ कमेंट डाल के आप क्यूरियोसिटी पूछे कि भैया आप इसमें जो कुछ भी ऐसी चीज़ पूछ, जैसे बेटर एंड वुड हम समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, क्या था इसमें, इसका डिटेल में आपको बना कर दूँ। लेकिन आप कोई बात तो करें इस मामले में, कोई क्यूरियोसिटी तो बने कि लोग कमेंट्स डाल के लिखें कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कि ये बात हमको समझना है। और मैं केवल ऐसा तो नहीं केवल विश्व के, मैंने केवल इसमें बना रहा हूँ, मैं धर्म पे भी बना रहा हूँ, मैं दुनिया भर के योग पे, सब पे बना रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि जो योग पर जो है मैं एक बहुत बड़ी सीरीज चालू करना चाहता हूँ, कि हम जो योग कर रहे हैं वो योग जो है अष्टांग योग नहीं है। हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि हम सिर्फ जो अपने इस गले और नाक का कफ साफ कर रहे हैं। जबकि अष्टांग योग वो होता है जिसमें कि 8 प्रकार की क्रियाएं जब हों शरीर में, मानसिक, शारीरिक, सब प्रकार से, तब उस योग का फायदा मिलता है, तब उस भ्रष्टि का फायदा मिलता है, तब वो कपालभाति का फायदा मिलता है, तब वो अनुलोम विलोम का फायदा मिलता है। तो उसके लिए जो है वो जो अष्टांग 8 जो उसके जो विशेष क्षेत्र हैं, जब आदमी उस सब पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब उसका जो अमृत निकलता है उसकी बात ही अलग है। तो मैं साहब चालू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके रिस्पांस प्रॉपर चाहिए। मैं इतनी मेहनत करूँ और आप सिर्फ सत्यनारायण का प्रसाद जैसे लेके जाइए, मुझे मंजूर नहीं। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपके शाबाशी तो का हकदार तो बनता हूँ मैं। आप कमेंट्स में लिखें कि हाँ ये आपकी बात अच्छी लगी, ये कमेंट्स में लिखिए ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया आपकी बात, हमारी हमको आपकी बात समझ में नहीं आई, इसको और एक्सप्लेन करिए, मैं बताऊँ आपको कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हो,
या कुछ नई चीज़ें आप सोच रहे हो कि भाई आपको ज़्यादा जानकारी मेरे से हो सकती है, कोई विद्वान नहीं होता, सब कुछ यहीं पढ़ना पड़ता है। अगर आपको कुछ जानकारी हुई कि भाई इसमें ये जोड़िए या इस सब्जेक्ट पे बनाइए, तो मैं बनाऊँगा ना उसके ऊपर। लेकिन आप कम्युनिकेशन तो करिए आप। जैसा अभी मैं 1,20,000 हिट्स पे चल रहा हूँ, तो ये मेरे अभी तक जो है 6 लाख हिट्स हो जाना था। लेकिन ये इसकी स्पीड जो है कम है, ये मेरे हिसाब से कम है। और लोग कहते हैं 1,20,000 हिट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं इसके लिए ऐसा नहीं, मैं इसको सुलभ भी करते जा रहा हूँ। मैं फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, तो फेसबुक में रिस्पॉन्स मिला मुझे। आज मेरे 14,000 जो है मेरे फॉलोअर्स बन गए उसमें। और व्हाट्सएप पे भी सब ग्रुप में डाल रहा हूँ। मेरा सोचना ये है कि मेरा कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हर आदमी तक ये जानकारी पहुँचे। उसका संसाधन कम है, उसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, उसके पास वो जियो फाइबर वो नहीं चला रहा है, तो भी कम से कम व्हाट्सएप पे तो वो पढ़ सकता है, व्हाट्सएप पे तो वो देख पाएगा ना। तो ऐसे जो चीज़ें हैं मैं और फेसबुक पे इसलिए कि आम आदमी भी, छोटा-छोटा आदमी भी आज जो है फेसबुक ऑपरेट कर रहा है, जिसमें टेक्निकल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी इसमें शामिल होइए यार, और इसका जो है आनंद लीजिए, और एक इस समुद्र में अपना बढ़िया बहती गंगा में हाथ धोइए। मैं पंडित अल्मिश राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए ऐसी अनूठी जानकारी लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।